Hello guys, so welcome to our YouTube channel A Plus Mentor. So last time हमने डिस्कस किया था आपका solubility. So what are the factors affecting solubility जिसमें हमने nature of solute, solvent, temperature, pressure ये सब हमने कर लिया था. So आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है वेपर प्रेशर. So guys आपने नाइन्थ में पढ़ा हुआ वेपर प्रेशर क्या होता है. तो वेपर प्रेशर क्या होता है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स इज नोन एज योर वेपर प्रेशर. या नॉर्मल में हम कहते हैं कि ये नॉर्मल डेफिनेशन है. चलो इसको अच्छी तरह हम अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या होता है वेपर प्रेशर. ये हम क्या करते हैं, सपोज करो कोई भी हमारे पास ये कंटेनर है, ठीक है. इस कंटेनर में कुछ लिक्विड प्रेजेंट है आपका, कुछ लिक्विड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं. तो क्या होगा, यहाँ से कुछ लिक्विड मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होके ऊपर जाएंगे. ये कुछ ऊपर सरफेस है उसको ऑक्यूपाई करेंगे. सपोज करो यहाँ से कुछ मॉलिक्यूल्स जो थे वो इवेपोरेट हो गए और वेपर स्टेट में यहाँ पे प्रेजेंट हो गए. अब ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पे हम इस कंटेनर को हम कनेक्ट करते हैं मैनोमीटर से, ठीक है. अब मैनोमीटर क्या करेगा, आपका जो प्रेशर मेज़र करता है. अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये मॉलिक्यूल्स जो वेपर में कन्वर्ट हो गए ये एक जगह तो रुकेंगे नहीं, एक जगह तो स्टे करेंगे नहीं, ये इधर उधर मूव करेंगे, रैंडमली मूव करेंगे. कुछ इस कंटेनर के साथ ट्राई करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, कुछ क्या करेंगे वापस जो इसका लिक्विड सरफेस है उस पर जाके क्या हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो एक स्टेज क्या हो जाएगा, आपका जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन के. कहने का मीनिंग क्या होगा कि जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं. तो ये कौन सा स्टेज हो गया, इक्विलिब्रियम स्टेट. अब इस स्टेज पे इक्विलिब्रियम स्टेज में जो ये जो वेपर्स हैं जो आपका प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उसको क्या बोला जाता है, वेपर प्रेशर. ठीक है, पता लग गया वेपर प्रेशर क्या होता है. तो यही हमने इस थ्योरी में लिखा गया. इफ अ प्योर लिक्विड और अ सॉल्यूशन इज प्लेस इन अ इवैक्यूएटेड चैम्बर, इवैक्यूएटेड चैम्बर मीन जहाँ पे एयर नहीं होता, at a particular temperature and vessel is connected to a manometer. Manometer means जिससे हम प्रेशर को मेजर करेंगे. Then part of liquid molecules escape from the surface into the empty space above it and form vapor phase. कुछ molecules इस surface को लीव करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे वेपर में. The vapors move randomly and some of them may come in contact with the surface of liquid and changes to liquid state. मैंने बताया वेपर्स क्या करेंगे, कंटिन्यूसली मूव करेंगे इधर उधर. क्या करेंगे, कुछ कंडेंसर के साथ, कुछ आपका जो बीकर के साथ स्ट्राइक करके वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, या कुछ सरफेस पे आगे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे. एज द इवेपोरेशन कंटिन्यूज द नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज. जैसे जैसे इवेपोरेशन होगा तो नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे. और एक स्टेज ऐसा आएगा कि जो आप रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन. अल्टीमेटली अ स्टेज इज रीच व्हेन रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन. दिस स्टेट इज कॉल्ड योर इक्विलिब्रियम स्टेट. The pressure thus exerted by vapors at this equilibrium state is known as is called your vapor pressure. So vapor pressure is defined as a pressure exerted by vapors of liquid in equilibrium with the liquid at a given temperature. तो गाइज ये था हमारा वेपर प्रेशर का डेफिनेशन. नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर. अब यहाँ पे भी कुछ फैक्टर्स होंगे जो इफेक्ट करेंगे वेपर प्रेशर को. सबसे पहले तो बात करें नेचर ऑफ लिक्विड. अब नेचर ऑफ लिक्विड कैसे इफेक्ट करेगा वेपर प्रेशर. अगर हमारे पास सॉलिड सबस्टेंस है कोई, तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा. तो उसमें क्या होगा, वो वेपर में इजीली कन्वर्ट नहीं होगा. अब जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा तो क्या वो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं होगा. तो सेकंड, अब लिक्विड है, लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है. तो वो इजीली क्या हो जाएगा, लिक्विड सरफेस को लीव कर जाएंगे और क्या करेंगे, वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे. हमारे पास एग्जांपल है डाई इथाइल ईथर प्लस इथाइल अल्कोहल हैव हाई वेपर प्रेशर देन वाटर. सेकंड, टेम्परेचर. अब टेम्परेचर के साथ क्या इफेक्ट होगा, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, टेम्परेचर के साथ आपका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. मीन जितना ज़्यादा हीट उतना ज़्यादा वेपर में कन्वर्ट होंगे लिक्विड से मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ भी आपका इंक्रीज हो जाता है. थर्ड, एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. नॉन वोलेटाइल सोल्यूट्स क्या होंगे, जो वेपर्स में वोलेटाइल मीन जो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. जो नॉन वोलेटाइल क्या होंगे, जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे. ठीक है, जो जो वोलेटाइल नहीं होंगे वो क्या हो जाएंगे, नॉन वोलेटाइल में आ जाएंगे. अब देखो नॉन वोलेटाइल होगा तो वो वेपर में कम कन्वर्ट होगा, तो इससे क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो डिक्रीज होगा, डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है,
क्यों? क्योंकि कुछ जो मॉलिक्यूल्स होंगे सरफेस पे वो कौन ऑक्यूपाई करेगा, सॉल्वेंट के कुछ मॉलिक्यूल्स कौन ऑक्यूपाई करेगा, सोल्यूट पार्टिकल। अब सोल्यूट पार्टिकल तो हमने ऑलरेडी कौन सा ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल, जो कि वेपर में कन्वर्ट ही नहीं होगा। तो हमारे पास क्या होगा जाएगा, वेपर प्रेशर जो सोल्यूशन का होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ऑन एडिशन ऑफ योर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। फोर्थ आ गया सरफेस एरिया। अब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर, ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड ग्रेटर विल बी द इट्स वेपर प्रेशर। ठीक है गाइज, सो ये थे कुछ हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। नेक्स्ट हम एक्सप्लेन करेंगे रोड्स लॉ। सो रोड्स ने दो लॉज दिए, एक तो दिया उसने वोलाटाइल सोल्यूट्स के लिए और एक दिया उसने नॉन वोलाटाइल सोल्यूट्स के लिए। तो पहले हम डिस्कस करते हैं वोलाटाइल सोल्यूट्स के लिए। अब वोलाटाइल सोल्यूट में जो उसने क्या किया, पहला वोलाटाइल सोल्यूट को ऐड किया। जब उसने वोलाटाइल सोल्यूट को ऐड किया किसमें, सॉल्वेंट में, तो वेपर प्रेशर ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन किस पे डिपेंड करेगा। अब वोलाटाइल भी तो कन्वर्ट हो रहा है ना वेपर में, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स तो वेपर में कन्वर्ट हो ही रहे हैं। अब वोलाटाइल डाल दिया तो वो भी कन्वर्ट होगा। तो दिस मीन दोनों के सोल्यूट और सॉल्वेंट के, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट आपको क्या दे देगा, यहाँ पे सोल्यूशन दे देगा। अब यहाँ पे दोनों पे आपका जो क्या होगा, दोनों पे डिपेंड करेगा आपका जो वेपर प्रेशर होगा, किस पे, दोनों सोल्यूट और सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगा, इन अ सोल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट एंड द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन द प्योर स्टेट। कहने का मीनिंग क्या हो गया कि अब देखो, अब वेपर कन्वर्ट कितना होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए प्रेजेंट है और कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी प्रेजेंट है, वो उस पे डिपेंड करेगा कि वो कितने नंबर ऑफ आपके वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो हम लेते हैं, हमारे पास कोई भी सोल्यूशन ले लेते हैं, कोई दो सोल्यूशन ले लेते हैं जो कम्प्लीटली मिसिबल है, मीन जो कम्प्लीटली सॉल्युबल है। ठीक है, और उनका मोल फ्रैक्शन है, कुछ मोल फ्रैक्शन होगा काई ऑफ ए काई ऑफ बी, जिसको हम डोनेट करते हैं। अब सपोज एट अ सर्टेन टेम्परेचर दे पार्शियल वेपर प्रेशर पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी। ठीक है, और उसके बाद वेपर प्रेशर इन द प्योर स्टेट हम लेते हैं पी नॉट ए और पी नॉट बी। इस पी नॉट को थोड़ा सा ये इनकरेक्ट है, इसको इस तरह लिखेंगे पी नॉट ए, ये जो नॉट है ना ये ऊपर आएगा, इस तरह पी नॉट बी, पी नॉट बी। ठीक है, अब देखो मैथमेटिकली क्या हो जाएगा ये एक्सप्रेशन, हमारे पास क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकेंड कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, अगर हम इसको कांस्टेंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कांस्टेंट को लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको हटाते हैं और यहाँ पे इसकी जगह क्या लगाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह इक्वल टू, और यहाँ पे कांस्टेंट लगा दें पी नॉट ए, जो हमने क्या था, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, और काई ऑफ ए यहाँ पे भी पी ऑफ बी इज इक्वल टू पी नॉट बी काई ऑफ बी। अब हमारे पास, मैंने स्टार्टिंग में ये बताया था कि आपको बताया था कि मोल फ्रैक्शन, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है, अगर हमारे पास बाइनरी सोल्यूशन है। ठीक है, तो बाइनरी सोल्यूशन में हमारे पास दो कंपोनेंट होते थे, पी ऑफ दो कंपोनेंट हो जाएंगे हमारे पास, तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ टू कंपोनेंट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 के। ठीक है, अब अगर यहाँ से ये इक्वेशन होगा एक आपका, ठीक है, इसको याद रखना भी, इसको आगे यूज़ करेंगे। अब टोटल वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है, पी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ पी। अब पी ऑफ ए का वैल्यू ये हो गया और पी ऑफ डी का वैल्यू ये हो गया, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो इस इक्वेशन में, तो पी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब यहाँ से इस इक्वेशन को यूज़ करो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब इस इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे,
ठीक है, इस इक्वेशन को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, P इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। तो क्या हो गया था हमारे पास, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो ये था हमारे पास मोल फ्रैक्शन का सम इक्वल टू के 1 के बराबर, और यहाँ से अगर मोल फ्रैक्शन ए के निकालने हैं तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन, माइनस करके अब ये सब्स्टिट्यूट कर दो इसकी जगह, पी नॉट ए 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अगर इसको मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन को सॉल्व करो, पी नॉट ए माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंजमेंट करके लिख देते हैं, इसको इधर ले आओ और इसको इधर लिख दो, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी माइनस पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। यहाँ से पी नॉट ए प्लस ये एक्स ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कॉमन निकालो, इज इक्वल टू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। तो यहाँ से ये इक्वेशन क्या बन गई, P इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। अब पी नॉट बी, पी नॉट ए और पी नॉट ए ये क्या था, कांस्टेंट था। तो जो आपका मोल फ्रैक्शन पार्शियल प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, अब हमें अगर अब इसका ग्राफ ड्रा करना है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन और किसमें, मोल फ्रैक्शन और इसमें अगर हमें ग्राफ ड्रा करना है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, मोल फ्रैक्शन अगर इस साइड हो जाएंगे हमारे पास और इस साइड पार्शियल प्रेशर हो गया तो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन के साथ इंक्रीज करेगा तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो ये आपका एक्सप्रेशन हुआ किसके लिए, रोल्स लॉ फॉर योर वोलाटाइल सॉल्यूट्स। ठीक है गाइस, पता लग गया, ये आपका वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए आपका एक्सप्रेशन आ गया। सेकंड आ गया आपका रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल लिक्विड्स। अब नॉन वोलाटाइल में क्या हो जाएगा, हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, अब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट तो वेपर में कन्वर्ट ही नहीं होगा, तो इसमें जो वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ सॉल्वेंट पे। फॉर अ सॉल्यूशन containing non-volatile solute, there is a no contribution of the solute towards the total vapor pressure of solution because solute being non-volatile does not form vapors. Therefore, in this case, vapor pressure of your is equal to the partial vapor pressure of solvent. तो ये आपके पास इक्वेशन आ गया, P is equal to P नॉट P of A। अब देखो यहाँ से रोल्स लॉ तो आपने पढ़ा था, P of A इज इक्वल टू, ये वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके था, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इसको कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हटाएंगे तो हम क्या लगाते थे, कांस्टेंट पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब देखो यहाँ से जो पी ऑफ ए है वो किसके बराबर है, ये वाली इक्वेशन यूज करो, पी ऑफ ए किसके बराबर था, पी के, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या इक्वेशन बन जाएगा हमारे पास, पी इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ योर ए। तो अब क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, thus Rolle's law may be said as at a given temperature the vapor pressure of your solution containing non-volatile solute, ये आपका नॉन वोलाटाइल सोल्यूट आ गया, इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ, किसके बराबर आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये आपके मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये आपका वेपर प्रेशर इन द प्योर स्टेट। ये एक्सप्रेशन आ गया इसका। अब देखो, अब हमने पढ़ा था एक्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी किसके बराबर होता था, 1 के बराबर। यहाँ पे क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आप फाइंड कर सकते हो, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये इक्वेशन सेकंड। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर, तो P इज इक्वल टू पी नॉट ए 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब इसको क्या कर सकता हूँ, अगर मैं ये पी नॉट ए को इधर ले आऊँ, पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, ये इक्वेशन बन गया। अभी के इस इक्वेशन को हम फर्दर इस तरह लिख सकते हैं ना, क्या हो गया था, पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी।
अब इसको मोल फ्रैक्शन को अगर मैं इधर ले जाऊँ, इसको मैं इधर ट्रांसफर कर दूँ इक्वल टू के इस साइड, और इस इक्वेशन को मैं इधर ले आता हूँ, तो क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ बी माइनस का है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का। अब ये 1 का 1 इधर रहने दिया और इस वैल्यू को इधर ले गया, तो ये प्लस की थी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी माइनस की, पी अपॉन पी नॉट ए। मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए। तो ये एक्सप्रेशन हो गया मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू योर, इस एक्सप्रेशन को कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है आपका, वो डिपेंड कर रहा है किससे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, जो आपके बी के मोल पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है गाइस, तो हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन योर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सल्यूट। अब इसमें क्या ऐड किया था हमने, नॉन वोलाटाइल सल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ, इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सल्यूट। वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ योर सोल्यूट पे। ठीक है, तो ये था आपका एक्सप्रेशन फॉर योर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके गाइस, होपफुली आपको ये चीज़ें समझ आई हूँ। ओके गाइस, गुड बाय, थैंक यू।